हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो एनसीईआरटी वाइज ही हम लोग का प्लान रहा है कि हम लोग कंटेंट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और रिटन कंटेंट इसलिए हम लोग लेकर आ रहे हैं कि आप इससे नोट्स भी बना सकें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन? बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी का पहला पार्ट जो है वो प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस है। हालांकि मुझे पहले वो बताना चाहिए था आपको, लेकिन स्टार्ट यहीं से कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी हम लोग पढ़ लेंगे। इंट्रोडक्शन। द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड थेराप्यूटिक्स, डायग्नोस्टिक्स, जीएम क्रॉप्स फॉर एग्रीकल्चर, प्रोसेस्ड फूड, बायोरिमेडिएशन, वेस्ट ट्रीटमेंट एंड एनर्जी प्रोडक्शन। तो बहुत वास्ट एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी का, कोई एक नहीं है। थेराप्यूटिक्स में मतलब मेडिसिन डिज़ाइनिंग करना, मेडिसिन का फॉर्मेशन करना, वैक्सीन फॉर्मेशन में। डायग्नोज में मतलब कि किसी पर्टिकुलर डिजीज़ को कितना अच्छे से डायग्नोज कर सकते हैं। डिफरेंट डायग्नोस्टिक टेक्निक को डेवलप करना, जैसे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में आप जानते होंगे, पीसीआर, उसका कोरोना टेस्टिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ था। और जो पीसीआर टेस्टिंग हो रही थी दैट इज़ कॉल्ड द आरटीपीसीआर। इसके अलावा जीएम क्रॉप फॉर एग्रीकल्चर, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, यानी कि ऐसे प्लांट्स का प्रोडक्शन करना जो अपने आप को बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस से बचा सकें। मतलब कहने का कि हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस प्लांट बनाना, डिजीज़ रेजिस्टेंस प्लांट बनाना। प्रोसेस फूड मतलब जो फूड्स प्रोसेसिंग हो रही है उसको और कितना इम्प्रूव बना सकते हैं, फूड को प्रिजर्व करना, उनका जो शेल लाइफ है यानी कि ख़राब होने के जो चांसेस हैं या ड्यूरेशन है उसको मैक्सिमाइज़ करना कि ज़्यादा से ज़्यादा समय तक जो फूड है वो फ्रेश रहे। बायोरिमीडिएशन एक्चुअली यूजिंग ऑफ लिविंग बींग्स टू रिमूव द पोल्यूटेंट। बायोरिमीडिएशन क्या होता है कि प्लांट्स या माइक्रोब्स, इवन एनिमल्स का इस्तेमाल करके जो हमारे चारों तरफ टॉक्सिकेंट्स हैं, कोई भी हैवी मटेरियल्स हैं, उनको रिमूव करना। जैसे कुछ पर्टिकुलर बैक्टीरिया हैं जिनको सुपरबग हम लोग कहते हैं, और उन बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके ऑयल स्पिल्स जो समंदर में फैल जाते हैं एक्सीडेंटल केस में, पानी के जहाज़ जो बड़े बड़े हैं वो जब ऑयल लेकर एक जगह से दूसरी जगह समंदर के रास्ते से होते हुए जाते हैं और ओशियन में किसी तरह का एक्सीडेंट हुआ, कोई तूफ़ान आया और वो टैंकर पूरे पूरे गिर गए जिसमें ऑयल भरा होता है, तो वो क्या होता है, पूरे समंदर के सरफेस पे फैल जाता है। तो उसको हटाने के लिए बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं जो उस ऑयल स्पिल को हटा देता है। तो इस तरह से और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं बायोरिमेडिएशन में, और ये आता है कि इसमें बायोटेक्नोलॉजी में ही। देन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, तो चाहे वो सॉलिड वेस्ट हो, इवन वेस्ट वाटर का भी ट्रीटमेंट बायोटेक्नोलॉजी में है कि हम ऐसी स्पीशीज़ बनाएं जो ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट का ट्रीटमेंट कर सकें और कम से कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके। एनर्जी प्रोडक्शन, आज के समय में ग्रीन एनर्जी की बहुत बात हो रही है कि फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं और एक समय के बाद ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। तो हम अल्टरनेटिव फॉसिल्स फ्यूल क्या बना सकते हैं, इसका एग्जांपल आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, एथेनॉल के तौर पे। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं क्रिटिकल रिसर्च एरियाज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। एग्जैक्टली कौन कौन से रिसर्च एरियाज़ हैं बायोटेक्नोलॉजी पे जहाँ पे वर्क हो रहा है और जहाँ पे और ज़्यादा बेहतर वर्क हो सकता है। पहला है प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिजम्स, यूजुअली अ माइक्रोब और प्योर एंजाइम। तो यहाँ कैटलिस्ट का मतलब एक्चुअल में एंजाइम है या ऐसे माइक्रोब जो कि स्पेशल एंजाइम्स का प्रोडक्शन करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सके और एक पर्टिकुलर प्रोटीन्स या पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स हम लोग बना सकें बाय द मेटाबॉलिक पाथवे। उस मेटाबॉलिक पाथवे में ये एंजाइम्स इस्तेमाल होंगे। नेक्स्ट है क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशंस थ्रू इंजीनियरिंग फॉर अ कैटलिस्ट टू एक्ट, मतलब हम डिज़ाइन कर सकें उस तरह की कंडीशन को जो ऑप्टिमल हो। ऑप्टिमल मतलब मैक्सिमम बेहतर कंडीशन, थ्रू इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग और सिंपल इंजीनियरिंग हम यहाँ बोल रहे हैं, ताकि कैटलिस्ट वर्क भी वहाँ पे करे। उस कैटलिस्ट मतलब माइक्रोब हो या एंजाइम, अगर आपने डिज़ाइन करके एक नया माइक्रोब बना लिया, एक नया एंजाइम बना लिया, तो उसको ऐसा माहौल भी देना है, एक बेहतर ऑप्टिमल कंडीशन भी देना है कि वो बेहतर वर्क कर सके।
लास्ट वन इज द डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज टू प्यूरिफाई द प्रोटीन और ऑर्गेनिक कंपाउंड। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग चैप्टर फर्स्ट का लास्ट टॉपिक है, यानी चैप्टर फर्स्ट का मतलब बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट 1, उसका लास्ट टॉपिक है। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी आप प्रोटीन्स बना रहे हो या नए तरह का प्रोडक्ट बना रहे हो, उसका आइसोलेशन और उसका प्योरीफिकेशन, ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके अलावा उसमें आप आगे पढ़ोगे तो क्लिनिकल ट्रायल और बहुत सारी चीज़ें, अगर वैक्सीन बना रहे हो, राइट। तो 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज हो गए। नाउ एरियाज ऑफ बायोटेक एप्लीकेशन, तो बायोटेक्नोलॉजी का कहाँ कहाँ हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि ऊपर अभी हम लोगों ने देखा कि कई जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे वो पोल्यूशन कंट्रोल में हो, चाहे वो थेरापेटिक्स में हो, चाहे जीएम क्रॉप के प्रोडक्शन में हो। सिलेबस में 3 एरियाज़ में आपको पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। एक तो पढ़ना है एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, दूसरा पढ़ना है एप्लीकेशन इन मेडिसिन या हेल्थ केयर, और तीसरा है ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म के प्रोडक्शन में। और ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म में भी आपको सिर्फ एनिमल्स के बारे में पढ़ना है, यही सिलेबस में दिया हुआ है। तो एग्रीकल्चर में अगर हम लोग देखें तो फूड प्रोडक्शन जो हमारा होता है उसको इंक्रीज़ करने के लिए 3 रास्ते हमारे पास हैं जो इस्तेमाल हुए या हो रहे हैं आज के समय में भी। पहला है एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, जहाँ पे आप केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स और केमिकल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करके इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं प्रोडक्शन में। दूसरा तरीका क्या है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, या जिसे हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। आज के समय में अब इसको बहुत प्रमोट किया जा रहा है, जहाँ पे आप इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है, गोबर का या और भी जो ऑर्गेनिक तरीके हैं उनका इस्तेमाल करोगे। तीसरा क्या है, जेनेटिकली क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, ये आ गया आपका बायोटेक्नोलॉजी वाला, जहाँ पे जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बनाएंगे। मतलब जो भी नई क्रॉप आप बना रहे हो उसमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर रहे हो, और फिर जेनेटिक मॉडिफिकेशन के बाद उस क्रॉप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो आप इकोसिस्टम में, राइट। तो ये 3 अप्रोचेज हैं, ये सबसे मॉडर्न अप्रोच है जो तीसरा वाला है। नंबर 1 वाले की बात कर लेते हैं, यानी कि एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर की। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि द ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सीडेड इन ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई ड्यू टू द यूज़ ऑफ इम्प्रूव्ड वैराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स एंड यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, आपको पता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में स्वामीनाथन को बोला जाता है, और ये बहुत बड़े बायोलॉजिस्ट हैं। तो ऐसी उस समय क्रॉप वैराइटीज़ यूज़ की गई थी, हाइब्रिड वैराइटीज़, जो कि प्रोडक्शन को बढ़ा देती थी। उसके अलावा केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल भी हुआ। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ, जो हमारा प्रोडक्शन होता था वो ट्रिपल कर गया, 3 गुना हो गया। बट इट वॉज नॉट एनफ टू फीड द ग्रोविंग ह्यूमन पॉपुलेशन। लेकिन अब इसके साथ एक कहानी और चल गई कि भाई जिस हिसाब से फूड प्रोडक्शन बढ़ रहा था, लेकिन उसके कंपेयर में ह्यूमन पॉपुलेशन कहीं तेज़ी से बढ़ी है। लैंड एरिया हमारे पास क्या है, लिमिटेड है। दूसरी प्रॉब्लम एक और थी कि एग्रो केमिकल जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, और जो हमारे फार्मर्स हैं वो सारे के सारे इसको सपोर्ट भी नहीं कर सकते हैं कि इसका इस्तेमाल कर लें। इसलिए बहुत हद तक इसका जो स्कोप है वो लिमिटेड हो जाता है। देन उसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग मैन्योर, बायो फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स और डिफरेंट बायो कंट्रोल मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आप पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाले चैप्टर में। इनको भी हम लोग अपलोड करने की कोशिश करेंगे जल्दी ही, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, अगर आप ऑर्गेनिक तरीका अप्लाई कर रहे हो तो क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर रहा है, और यहाँ पे आप आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र या जिसे हम लोग केमिकल फर्टिलाइज़र कहते हैं या केमिकल पेस्टिसाइड्स, इनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। एक प्रॉब्लम है ऑर्गेनिक फार्मिंग में कि ये बहुत बेहतर तरीका है, लेकिन इसमें जो क्रॉप प्रोडक्शन की स्पीड है, यानी कि प्रोडक्ट जो बन रहा है वो थोड़ा सा स्लो बनता है। बहुत अच्छा तरीका है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो यहाँ पर एक लिमिटेशन आ जा रही है कि प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन थोड़ा स्लो प्रोसेस है। आप बायो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं, खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, बायो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, इवन बायो कंट्रोल मेथड्स, और इसके लिए थोड़ा सा अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है। थोड़ी अवेयरनेस नहीं बल्कि ठीक ठाक अवेयरनेस ज़रूरी है, राइट। तो ये 2 पॉइंट हम लोग पढ़े, बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, वो अभी डिटेल में आगे पढ़ना है। इसके बाद आते हैं टिश्यू कल्चर पे। तो टिश्यू कल्चर ये टॉपिक एक्चुअली पहले
एनसीईआरटी का एक चैप्टर था जिसे हम लोग बोलते थे स्ट्रेटजीज ऑफ फूड इम्प्रूवमेंट, वहाँ से इस टिश्यू कल्चर, इसके अलावा ग्रोथ मीडियम, सोमा क्लोनल वेरिएशन, माइक्रो प्रोपगेशन, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, इन सब को वहाँ से उठाकर बायोटेक्नोलॉजी का जो सेकंड पार्ट है एप्लीकेशन वाले में ऐड किया गया है। तो लगभग 1 से 1.5 पेज का ये पैराग्राफ है जो पूरा ऐड किया गया है। तो यही अपडेशन है बायोटेक्नोलॉजी इन इट्स एप्लीकेशन वाले चैप्टर में। पढ़ते हैं हम लोग टिश्यू कल्चर को। तो टिश्यू कल्चर है क्या? 1950s की बात है कि साइंटिस्ट वॉज एबल टू रीजनरेटेड टू होल प्लांट्स फ्रॉम एक्सप्लांट। ठीक है, तो 1950s में जो बायोलॉजिस्ट हैं या साइंटिस्ट की बात हो रही है कि उन्होंने ये काबिलियत दिखाई कि पूरे प्लांट को उन्होंने रीजनरेट किया एक्सप्लांट से। एक्सप्लांट क्या होता है? एक्सप्लांट इज़ एनी पार्ट ऑफ अ प्लांट, अ स्मॉल पीस ऑफ लीफ। ठीक है, कि लीफ का एक छोटा सा टुकड़ा भी हो सकता है, रूट का पार्ट हो सकता है, और उसको प्लांट से निकाला और ग्रो किया इन अ टेस्ट ट्यूब अंडर स्टेराइल कंडीशन में। स्टेराइल कंडीशन मतलब जर्म फ्री कंडीशन में, इन स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडिया, एक स्पेशल कल्चर मीडिया के अंदर। अभी आगे देख लेंगे कल्चर मीडिया क्या होता है एक्चुअल में। और फिर पूरा प्लांट बनाया, मतलब एक छोटे से लीफ के टुकड़े से पूरे प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर लिया। आगे क्या लिखा है? दिस कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल और एक्सप्लांट इज नोन एज टोटीपोटेंसी। इस कैपेसिटी को क्या बोलते हैं? टोटीपोटेंसी। मतलब वो कोई भी सेल जो किसी भी तरह की सेल में कन्वर्ट हो जाए एक पर्टिकुलर स्टिमुलस देने पे या कल्चर मीडिया देने पर, तो ऐसी सेल को हम लोग टोटीपोटेंट सेल कहते हैं। और इस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग बोलते हैं टोटीपोटेंसी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द न्यूट्रिएंट मीडियम और ग्रोथ मीडियम। इवन इसे कल्चर मीडियम भी हम लोग कहते हैं। तो होता क्या है? तो इट इज़ फॉर्म बाई कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल एसेंशियल केमिकल्स, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फॉर द ग्रोथ ऑफ सेल्स और टिश्यू। तो अगर आप टिश्यू कल्चर कराने जा रहे हो तो आपको एक अलग तरह का कल्चर मीडिया बनाना पड़ेगा जिसके अंदर सारे ही एसेंशियल केमिकल्स मौजूद होंगे जो किसी भी सेल या टिश्यू की ग्रोथ करने के लिए ज़रूरी हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि सारी ही सेल और सारे ही टिश्यू के लिए एक ही तरह का कल्चर मीडिया हम नहीं बनाते हैं, क्योंकि हर सेल का अपना अलग रिक्वायरमेंट हो सकता है। इवन टिश्यू का अलग रिक्वायरमेंट हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि जो प्लांट सेल जिस कल्चर मीडिया में ग्रोथ कर रहा है उसी कल्चर मीडिया में आप एनिमल सेल को भी ग्रोथ करा लो, उसका डिवीजन करा लो। और यही पॉसिबल नहीं है कि आप उसमें बैक्टीरिया का भी ग्रोथ करा लो। थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको मिलेगा। तो अब इसमें क्या होता है? एक सोर्स ऑफ कार्बन होता है जिसमें सुक्रोज आएगा, इसके अलावा इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होंगे, वाइटामिन्स होंगे, अमीनो एसिड्स होंगे और ग्रोथ रेगुलेटर्स मतलब प्लांट हार्मोन जिनको हम लोग फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं, सच एज द ऑक्सिन, साइटोकिनिन्स, ये हार्मोन्स होंगे। और इनका रेशियो अलग अलग हो सकता है फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट सेल कल्चरिंग, है ना। मैंने अभी पहले भी बोला आपसे इसी बात को कि अलग अलग प्लांट सेल का कल्चर करने के लिए आपको इनका जो रेशियो, इन केमिकल्स का रेशियो वो वेरी हो सकता है। और जो आप यहाँ पर डिज़ाइन करोगे इन केमिकल का यूज़ करके कल्चर मीडिया बनाने का, वही आप एनिमल्स में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि एनिमल्स में ऑक्सिन और साइटोकाइनिन हार्मोन का कोई आपको बहुत खास रोल नहीं दिखेगा, राइट। तो ये ध्यान रखना है कि व्हाट इज़ द कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया आप क्या करते हो भाई? एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, एक बीकर ले लिया, उसमें पानी लिया, पानी के अंदर सारे केमिकल्स को घोल दिया, जितना भी रिक्वायर्ड चाहिए, 10 ग्राम चाहिए, 5 ग्राम चाहिए, आप सबकी वैल्यू लेके उसको घोल देंगे, डिज़ोल्व कर देंगे और आपका कल्चर मीडिया तैयार हो जाएगा। लेकिन सारी कंडीशन एसेप्टिक होनी चाहिए। एसेप्टिक का मतलब स्टेराइल कंडीशन जो ऊपर भी दी हुई है, कि पूरा आप जो वर्क करोगे बायोटेक्नोलॉजिकल लैब में कहीं पे भी जर्म का इन्फेक्शन नहीं हो। अगर जर्म का इन्फेक्शन हो गया तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा जो आप चाह रहे हो। और ऐसा भी नहीं है कि आप टिश्यू कल्चर कर रहे हो या इस तरह का प्रोसेस कर रहे हो और एक ही बार करते हो और आपको रिजल्ट, अप्रोप्रिएट रिजल्ट जो आप चाहते हो वो मिल जाए। कई बार करने पे आपको सही रिजल्ट मिलता है। नाउ द माइक्रो प्रोपगेशन क्या दिया? बाय द एप्लीकेशन ऑफ टिश्यू कल्चर मेथड इट इज़ पॉसिबल टू अचीव प्रोपगेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स इन अ वेरी शॉर्ट टाइम. This method of producing thousands of plants through tissue culture is known as micro propagation. तो एक्चुअली माइक्रो प्रोपगेशन क्या है कि आप जो ऊपर जैसे दिया गया था कि प्लांट का कोई पार्ट ले लेते हैं
और फिर उसको हम लोग कल्चर मीडिया में ग्रोथ कराते हैं। ठीक है, तो कम ही समय में आप छोटे से पार्ट से थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स बना सकते हैं। इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोपोगेशन। माइक्रो मतलब क्या है, स्मॉल, बहुत स्मॉल टिश्यू आप ले रहे हो, चाहे वो लीफ का टुकड़ा ले लो, चाहे रूट का टुकड़ा ले लो। और प्रोपोगेशन मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो कम समय में हज़ारों प्लांट बनाना, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन। एक खास बात और है कि यहाँ पे जितने भी प्लांट्स बनेंगे, ईच ऑफ दीज प्लांट्स विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंटल प्लांट। अपने पेरेंटल प्लांट के आइडेंटिकल होंगे, क्योंकि आप यहाँ पर सोमैटिक सेल का इस्तेमाल कर रहे हो। लीफ क्या है, सोमैटिक सेल है ना। यहाँ पे कोई पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं हो रहा है कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग कंडीशन दिख रही है आपको और प्लांट जो बन रहा है आफ्टर सेक्सुअल प्रोडक्शन बन रहा है। आप सीधे सीधे सोमैटिक सेल लेते हो और उससे ग्रोथ करा के न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर देते हो। ओरिजिनल प्लांट फ्रॉम विच दे वर ग्रोन, हेंस दे आर कॉल्ड सोमा क्लोन्स। तो अभी मैंने जो बोला कि जो भी नए प्लांट्स बनेंगे बाय द माइक्रो प्रोपोगेशन, उन्हें आप क्या बोलोगे, सोमा क्लोन्स, क्योंकि सोमैटिक सेल से बनाए जा रहे हैं, जर्म सेल से नहीं बनाए जा रहे हैं, ना कि रिप्रोडक्टिव सेल से बनाए जा रहे हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। लिखा हुआ है, साइंटिस्ट हैव even isolated single cells from the plants and after digesting their cell wall have been able to isolate naked protoplast, ठीक है, that is surrounded by the plasma membrane. तो what is the protoplast? साइंटिस्टों ने क्या किया कि प्लांट में से सिंगल सेल को आइसोलेट किया, फिर उसकी सेल वॉल को डाइजेस्ट किया। तो सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, हम सेलुलोज एंजाइम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली सेलुलोज लिखा हुआ है, ये होगा सेलुलेज, राइट। सेलुलेज एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे और देन सेल वॉल डाइजेस्ट हो जाएगी। जब सेल वॉल डाइजेस्ट हो जाएगी तो क्या बचेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और जो दूसरे स्ट्रक्चर्स हैं सेल में पाए जाते हैं प्लांट सेल में, वो सारी चीज़ें बची होंगी। तो इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम लोग क्या नाम देंगे, प्रोटोप्लास्ट। तो न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर को मिलाकर क्या बोला जाता है, प्रोटोप्लास्ट। एक चीज़ और बता देता हूँ यहीं पे, अगर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन हटा देते हो तो अब जो कुछ बचेगा उसे क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म। तो साइंटिस्टों ने क्या किया, पहले प्रोटोप्लास्ट का फॉर्मेशन किया, कैसे, सेल वॉल को यहाँ से हटा दिया। ठीक है, हम लोग सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं, ध्यान समझिएगा। और ये कोई एक सोमैटिक सेल है, ना कि रिप्रोडक्टिव सेल है। नाउ अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम टू डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट्स विद डिजायरेबल कैरेक्टर्स कैन बी फ्यूज इन द फ्यूजन प्रोमोटिंग सब्सटेंसेस, for example polyethylene glycol, resulting to get a hybrid protoplast which can be further grown to form a new plant. These hybrids are called somatic hybrids and the process is known as somatic hybridization. तो जैसे भी हम लोगों ने ऊपर देखा कि हम लोगों ने प्रोटोप्लास्ट का फॉर्मेशन किस तरह से हुआ, कैसे साइंटिस्टों ने किया, उसी तरह दो अलग अलग सेल को हमने ले लिया, फॉर एग्जांपल पोटैटो सेल और टोमेटो सेल, इनके सेल वॉल को हटा दिया गया। ठीक है, अब सेल वॉल को हटाने के लिए हम लोग नॉर्मली यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग एंजाइम का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस एंजाइम का नाम क्या है, सेलुलेज, राइट। क्या नाम है, सेलुलेज एंजाइम का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सेल वॉल क्या हो जाएगी, यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाएगी, चाहे वो पोटैटो सेल हो या टोमेटो सेल, इनकी सेल वॉल को डाइजेस्ट करने का काम कौन करेगा, सेलुलेज एंजाइम। ठीक है, ये क्या कर देगा बच्चा, ये डाइजेस्ट कर दे रहा है सेल वॉल को, क्योंकि सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, सभी को पता है, सेलुलोज से। तो अब हमको क्या मिल गया, प्रोटोप्लास्ट मिल गया, है ना। हमको यहाँ पे क्या मिल गया, प्रोटोप्लास्ट मिल गया। किसका प्रोटोप्लास्ट मिल गया, पोटैटो का प्रोटोप्लास्ट मिल गया। इसके अलावा यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट किसका मिल रहा है हमको, ये टोमेटो का प्रोटोप्लास्ट मिल गया। ठीक है, अब इन दोनों को पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, जो कि एक फ्यूजन प्रोमोटिंग सब्सटेंस है, उसके प्रेजेंस में फ्यूज कराते हैं तो एक कॉमन प्रोटोप्लास्ट आपको मिलता है। और इस प्रोटोप्लास्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सोमैटिक हाइब्रिड। ठीक है, इसे क्या बोल रहे हैं, सोमैटिक हाइब्रिड। और ये पूरी प्रोसेस क्या कहला रही है, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो सोमैटिक हाइब्रिड सेल बनाने की प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। रिजल्टेंट स्ट्रक्चर क्या बना, पोमैटो, मतलब इसमें टोमेटो पोटैटो दोनों के कैरेक्टर हैं। तो ध्यान रखना है जब भी आप सिलेक्शन कर रहे हैं कि किस तरह की सेल्स को लेंगे, किसके बीच में आप फ्यूज़न करा रहे हैं, और उन सेल के कैरेक्टर को भी ध्यान रखेंगे कि आपके लिए यूजेबल है कि नहीं यूजेबल है।